हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है। जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। प्राची जय हिंद बच्चा। सुमित जय हिंद। ओके, जय हिंद कशिश, राजपूत जय हिंद, प्रसाद, अथर्व, मुस्कान जय हिंद, वैष्णवी जय हिंद, प्रदीप जय हिंद। जय हिंद बेटा, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। मेरी आवाज क्लियर है? मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं? मेरी आवाज आ रही क्लियरली है ना? बिकॉज आज की जो क्लास है ना, अब दो चीजें बताऊंगा तुमको मैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, और ये बहुत क्लियरली बता रहा हूं। आज के बाद जितने भी लेक्चर अपन पढ़ेंगे ना, जितने भी लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, गारंटी से कह रहा हूं मैं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 60% क्वेश्चंस तुम्हारे हिस्ट्री के आज के लेक्चर और इसके बाद के लेक्चर से ही बनने वाले हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा, हाईली चांसेस है। फिर मैं कह रहा हूं क्या, आज की क्लास के बाद जितने भी लेक्चर, आज की क्लास को इंक्लूड कर लो, 1857 की क्रांति के बारे में आज हम बात करने वाले। आज की क्लास और आज के बाद के जितने भी लेक्चर्स हम बनेंगे, जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ने वाले, गांधी जी के बारे में बात करेंगे, कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, 60% क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री के वहीं से बनने वाले हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि पूरे इतिहास के पेपर के 60% क्वेश्चन यहीं से बने। अपने अनुभव से चीज बोल रहा हूं मैं। अब सोच लो 60% के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहीं से बने। ठीक है, 60% बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 60% बोल रहा हूं मैं अपने आप में, बिकॉज ये ट्रेंड रहा है। मुझे इस बार लग रहा है ऐसा, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पिछली बार ऐसा हुआ, पर इस बार मेरे को लग रहा है ऐसा लग रहा है कि बनेंगे, इसके आगे वाले से बनेंगे। तो याद रखना, आज का लेक्चर और आगे के जो लेक्चर्स है ना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, मुझे पर्सनली फील हो रहा है ऐसा। और मेरे को जब चीजें फील होती है तो कई बार चीजें सच हो जाती है वो, तो मुझे पर्सनली फील हो रहा है बेटा कि यहां से सवाल बन सकते हैं। 60% बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक भी चीजें अगर नहीं करी और अभी तक भी लग रहा है कि सर अब मैं इतिहास शुरू करना चाहता हूं, हिस्ट्री में अब शुरू करूंगा, तो भी 60% सवाल गारंटी से बना दोगे। मेरी बात समझ में आ रही? कितना इंपॉर्टेंट है चीजें, है ना? याद रखिएगा। मेरे को लग रहा है, मेरी गट फीलिंग, मेरे को बहुत कम बार गट फीलिंग आती है ना। एक बार गट फीलिंग मेरे को आई थी जब मैं जहाज पे था मैं, रात को तकरीबन 2, 2:30, 3 ऐसे कुछ बजे होंगे। अपना अनुभव बताता हूं मैं। और सडनली मेरी नींद खुल गई। सडनली नींद खुली मेरी, एकदम नींद खुली मेरी, और मुझे अंदर से फील हुआ कि समथिंग इज गोइंग टू बी बैड, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे अंदर से फील हो गया था कि यार कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और द नेक्स्ट डे आई हैड माई एक्सीडेंट। उसके अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, तुम जानते हो। फिर मैं इधर आ गया। तो कई बार गट फीलिंग आपकी सही हो जाती है, मेरी तो बहुत बार सही होती है। महादेव थोड़ा इशारा कर देते हैं थोड़ा बहुत, है ना? मॉनेस्टी का वेटेज बेटा, वही तो प्रॉब्लम है अंकिता कि एनडीए वेटेज नहीं बताता है। एनडीए हिस्ट्री बोलेगा, पर हिस्ट्री में से कहां से सवाल पूछेगा अपन नहीं जानते। अपन अजम्पशन कर सकते हैं ज्यादातर, है ना? एग्जैक्टली नहीं बोलते कि मॉनेस्ट्री से पूछूंगा मैं, कुछ अपन कह नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। आज मेजर मोहित शर्मा जी का बर्थडे, जन्मदिन है ना मेजर मोहित शर्मा जी का। मेजर मोहित शर्मा जी 13 जनवरी 1978 जन्म हुआ था इनका। कहां पर जन्म हुआ? हरियाणा के अंदर, बेसिकली हरियाणा में जन्म हुआ। अब 2-3 इंटरेस्टिंग बातें बताओ इनके बारे में। देखो, पहले इंटरेस्टिंग बात कि इनके माँ बाप को कभी लगा ही नहीं कि आर्मी में जा सकते हैं, और भी अधिकारी के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज पढ़ने में वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। वो ही वॉज नॉट वेरी गुड एट द स्टडीज। जैसे मैं बोलता हूं ना कि बहुत पढ़ने वाला बच्चा फौज में नहीं चाहिए, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे वो। उनके जो बड़े भाई थे मधुर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मधुर इनके बड़े भैया थे। इनके बड़े भाई का भी एसएसबी नहीं निकला था। एसएसबी नहीं निकला इनके बड़े भाई का भी, तो भी क्या हुआ? बड़े भाई का एसएसबी नहीं निकला तो भी लगा कि जब बड़े भाई का नहीं निकला तो मोहित तो क्या ही निकाल लेगा। अब इनके पेरेंट्स ने भी बोला कि नहीं भैया, तुम जाके इंजीनियरिंग करो, काहे के लिए तुम आर्मी ज्वाइन करनी है। अब इन्होंने क्या करा, एनडी का एग्जामिनेशन दिया। एनडी एग्जामिनेशन दे दिया इन्होंने, एग्जाम क्लियर भी कर लिया। क्लियर कर लिया, पेरेंट्स ने रिजल्ट छुपा के रख लिया, छुपा दिया रिजल्ट छुपा के। अरे छुपा दिया रिजल्ट। अब घबरा रहे हैं, बोले रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? यूपीएससी के अंदर कॉल करा इन्होंने। यूपीएससी से पता लगा कि रिजल्ट तो आ गया आपका और आप तो पास हो गए, आपको तो एसएसबी भोपाल के अंदर। बिना पेरेंट्स को बताया बोले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहा हूं। भोपाल देने एसएसबी चले गए। पहली बार में एसएसबी क्लियर कर लिया। पहली बार में बैग पैक करके गए थे, पूरा सामान लेके, कि एसएसबी क्लियर नहीं हुआ तो सीधे साहब इंजीनियरिंग कॉलेज चला जाऊंगा। मेडिकल दिल्ली में था, रस्ते में घर आ गए, घर पे बताया साहब मेरा एसएसबी क्लियर हो गया मेडिकल से मेरा। अब मेडिकल में भी दिक्कत साहब, 6 किलो वजन कम निकल गया। 6 किलो वजन कम निकला। 6 किलो वजन कम निकला तो क्या किया जाए? 6 किलो वजन कम था। मम्मी से बोला टीआर मिल गया इनको, टीआर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने बढ़िया दूध केले खिलाया और इनका 8 किलो वजन बढ़वा दिया 7 दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात है ना? मतलब ये चीजें ही हुई है उनके जीवन के अंदर। उसके बाद उन्होंने 5 मद्रास बटालियन या 5 बटालियन ऑफ मद्रास को ज्वाइन करा।
अब क्या मद्रास को ज्वाइन करा उन्होंने, पर क्या होता है कि ऑपरेशन पराक्रम का नाम सुना होगा आपने। ऑपरेशन पराक्रम कब किया गया था? जब भारत के अंदर हमारी 2001 के आसपास की बात है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट पे हमला किया था इन आतंकवादियों ने, तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पराक्रम। उसमें इनकी बटालियन भी थी, इनकी पूरी यूनिट उस ऑपरेशन के अंदर थी। अब वहां पर इनकी भेंट हुई पैरा स्पेशल फोर्सेस से, पैरा कमांडो से इनकी भेंट हुई। अब इन्होंने बोला ये लोग तो बड़े जबरदस्त होते हैं, वहां से इंस्पिरेशन जागी। अब क्या किया जाए, भाई पैरा के अंदर जाना है, पैरा के लिए सब इन्होंने वॉलंटियर कर दिया कि मेरे को पैरा के अंदर जाना है, पैरा के अंदर जाना है। पैरा के अंदर गए, पर पहली बार में फेल हो गए। देखो पैरा ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, पहली बार में बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, पर हार नहीं मानी, दूसरी बार फिर गए वॉलंटियर करके, और दूसरी बार में पैरा को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आप सब जानते हैं क्या चीजें करी उन्होंने, है ना। उसके बाद वन पैरा को ज्वाइन करा, और वन पैरा को ज्वाइन करने के बाद ये जो दो आतंकवादी थे, दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इनका काम था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अपनी फौजियों के कैंप है उनके ऊपर हमला करना। अब इफ्तिकार भट्ट बन के इनके साथ रहे, इफ्तिकार भट्ट बन के इनके साथ रहे, और 14 दिन साथ रहे थे इनके, भरोसा जीता इनका। पहली बार मिले तो बोला कि मेरे भाई को आर्मी ने मार दिया, दैट्स व्हाई मैं बदला लेना चाहता हूं। पूरा मैप दिखाया कि आर्मी पे ऐसे हमला करना है, यहां करना है, भरोसा जीत लिया। पर ये दोनों भाई जो थे, दोनों जो आतंकवादी थे, उनको डाउट हो गया तो बोले भैया गोली मार देंगे, बता सच में तू कौन है। बहुत बड़ी बात बोली है ना, क्या कि देखो तुमको अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना, मेरे ऊपर अगर थोड़ा सा भी शक है तो मुझे गोली मार दो। दोनों उनको यकीन आ गया, यार तो इतनी बड़ी बात बोल दी इसने। और जैसे यकीन आ गया वैसे ही दोनों वो लोग आतंकवादी पलटे, इतनी देर में तो अपनी गन निकाली और धाया धाया करके दोनों के सीने में गोली मार के वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन के अंदर है, वहां पर इंस्ट्रक्टर रहे, जो बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रक्टर बनना कितना मुश्किल है सोचो, इंस्ट्रक्टर है वहां पर, इंस्ट्रक्टर के तौर पे अपनी सेवाएं दी। उसके बाद क्या है कि 2009 के आसपास इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन के पहले कश्मीर में हलचल मच जाती, तो कश्मीर के अंदर इनको तैनात किया गया, वापस से अपनी यूनिट के अंदर आए। अब यूनिट के अंदर आए तो पता लगा कि कुछ पाकिस्तान से आतंकवादी भारत के अंदर आ चुके हैं, भारत के अंदर आतंकवादी आ गए। इनको पता लग गया आतंकवादी आ गए। तो आरआर का जो ऑफिस है ना, राष्ट्रीय राइफल्स का है, वहां पर गए, पूछा भाई आतंकवादी कहां पे। तो आरआर ने बोला देखो हमारी मुठभेड़ तो हुई है, पर आतंकवादी भारत के अंदर आ चुके कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर, जंगलों के अंदर। अब कश्मीर के जंगल के अंदर जब ये गए तो क्या होता है कि इनको पता ही नहीं आतंकवादी कितने। उसके बाद भी आतंकवादियों से सामना किया, लड़े, पर 2 गोली लगी थी इनको। एक गोली हाथ में लगी तो अपना पटका इन्होंने हाथ पे बांधा, उसके बाद भी लड़ते रहे। ग्रेनेड लॉन्चर होता है, उससे 6 ग्रेनेड मारे लगातार, और तकरीबन 8 आतंकवादियों को अकेले मार दिया इन्होंने। उसके बाद क्या होता है, गोली लगी यहाँ पे। क्या होता है कि देखो जब आप आपका बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हो ना, तो यहां से वो थोड़ा खाली रहता है, इधर से वो खुला रहता है। यहाँ गोली लगी, सब बहुत खून बहा, और सुबह 2:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके कारण खून बहने से इनकी मृत्यु हो जाती है, बचाया नहीं जा सका। बट जानते हो इनको अशोक चक्र मिला, इनको सेना मेडल भी मिला हुआ है। तो भारत के वास्तविकता में वीर हीरो ही है ना। तो याद रखिएगा आज उनका जन्मदिन है, मेजर मोहित शर्मा जी। ओके चलिए आगे बात करें हम। क्लियर हो गया? हाँ जी, करें अब स्टार्ट। बात कर ली मेजर मोहित शर्मा जी के पूरे जीवन बता दिया मैंने तुमको 5 मिनट के अंदर, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें, बात करना शुरू करें। हाँ, अपने टॉपिक के ऊपर अपन आते हैं। अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं अपन आज। अपन 1857 के वॉर के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में बात करने वाले। अब देखो 1857 की क्रांति के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग जो कल रिवॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक रिवॉल्ट मैंने कहा था कि इसके बारे में कल बताऊंगा मैं आपको, दैट इज पोलीगर रिवॉल्ट। पोलीगर्स कौन है, इनके बारे में कितने बच्चे जानते हैं मुझे बताओ। और पोलीगर्स का रिवॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तमिलनाडु के अंदर रिवॉल्ट होता है। पोलीगर्स कौन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हु आर दी पोलीगर, किसे कहा जाता है? पोलीगर्स किसे कहा जाता है, पोलीगर किन्हें कहा जाता है? कौन कोई बता सकता है? हाँ जी हाँ जी बताइए क्या होता है पोलीगर्स कौन है, इनके बारे में कोई बता सकता है? बिल्कुल बढ़िया था भाई, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस। नहीं पता इनके बारे में, चलो पोलीगर्स के बारे में मैं बात करता हूं। तुमको नवाब साहब पता है अपने आरकोट वाले? नवाब याद है, आरकोट के नवाब? हाँ, वो कर्नाटक रीजन वाले, आरकोट भी वही था। अब क्या होता है कि देखो नवाब साहब का जो एरिया था, अब वो तो नवाब साहब का एरिया तो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जो तमिलनाडु वाला जो एरिया था ना, जो तमिलनाडु जो रीजन था, आरकोट वाला रीजन, जो तमिलनाडु वाले एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वहां पर पोलीगर्स है। पोलीगर्स कौन होते थे सुनिएगा, ये पुलिस की तरह काम करते हैं। पोलीगर्स लोकल पुलिस की तरह काम करते हैं। मतलब देखो राजा के पास तो उसकी आर्मी है, आर्मी वॉर लड़ने के लिए जाएगी, पर एरिया को रेगुलेट करना, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये काम इन पोलीगर्स का था। अब जब ये पोलीगर्स ये काम करते थे ना, किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं राजा के नाम पे, तो इनको कुछ पैसे दे दिए जाते थे। इसके पैसे को बोलते थे केवल फीस। नोट करिएगा, इस पैसे को बोला जाता था, कहीं लिखा है कि मैंने, कवल फीस इसको बोलते थे। कि मान लो ये पुलिस की तरह काम करे, तो पुलिस की तरह काम करने के बदले इनको कवल फीस दे दी जाती थी। अब
ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया उस एरिया के ऊपर, तो सीधी बात है पोलीगर्स के काम से उनका काम छीन लिया। बोले तुम क्यों पुलिस बनोगे, हम पुलिस है, हम देखेंगे। इनके हाथ से इनके काम छीना, साहब तो लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इनके बारे में केवल एक चीज याद रखिएगा बेटा, इनके लीडर काफी फेमस है, इनका नाम है कुट्टाबोमन नैकान। ये बहुत ही फेमस लीडर है, और ये देखो भारत के अंदर आप देखो इनके नाम का डाक टिकट भी चलता है, तो केवल इनका नाम याद रखिएगा। काफी फेमस लीडर है, क्या नाम है इनका, कुट्टाबोमन नैकान। सुना इनके बारे में, देखो पूरा डाक टिकट है इनके बारे में। यस, इनको वीर पांड्यन कट्टाबोमन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये पोलीगर रिवोल्ट के सबसे बड़े वीर है, सबसे महान लीडर है। हालांकि इनको भी मार दिया जाता है, बट ठीक है, इट वॉज अ गुड लीडर। उसके बाद एक आंदोलन और है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन और बात कर लेते हैं। आप सबने कूका विद्रोह के बारे में सुना है, कूका मूवमेंट, ये पंजाब के अंदर होता है। देखिए पंजाब में क्या हुआ, अंग्रेज सरकार जब आई तो कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करी उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सती प्रथा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दा प्रथा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, साहब ये बोल रहे कि इंटरकास्ट मैरिज की जा सकती है। अब ये कुछ चीजें अच्छी है, इन्होंने बोला कि विडो रीमैरिज करवाई जानी चाहिए। अब देखो ये चीजें अच्छी है, बढ़िया काम कर रहे हैं अंग्रेज, पर क्या होता है कि पंजाब में कुछ लोगों को लगा कि साहब ये हमारे धर्म के बारे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धार्मिक मामलों में आ रहे हैं। भैया आपको राज करना है, राज करो, धर्म के बारे में क्यों आ रहे हो कि भैया विडो रीमैरिज करवाओगे, तो गलत चीज आप कर रहे हो। तो इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। केवल लीडर का नाम याद रखना, इनके लीडर का नाम है भगवत जवाहरमल कूका। नोट करना है, जिनको सेन साहब भी कहा जाता है। क्या नाम है लीडर का, भगवत जवाहरमल कूका, यानी भगत जवाहरमल कूका के नाम से भी जाना जाता है। तो केवल इनके लीडर का नाम याद रखिएगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, याद क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। बिकॉज अब भारत के एक बहुत बड़े आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले, रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर हो गया, हाँ जी। बट ओनली फॉर द गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ सम लोकल्स। अरे भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही बात है, लोकल्स के सामने अच्छी इमेज बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, आगे बात करें। डीपी में था, डीपीपी के अंदर सवाल था, चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप जितने बच्चे एनडी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप लोग मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करोगे? मॉक टेस्ट कब से लगाओगे भाई लोगों, कब से मॉक टेस्ट कब से लगाना है, जल्दी बताओ। लगाना स्टार्ट कर दिए कि अभी लगाना स्टार्ट नहीं करें? कब से सोचा मॉक टेस्ट लगाने का, जल्दी बताओ। मॉक टेस्ट कब से लगाओगे प्यारे बच्चों? मॉक टेस्ट लगाना है ना, हाँ कब से लगाओगे? हाँ बेटा, मंगल पांडे जी के बारे में बात करेंगे आज, हाँ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। शुरू कर दिए, हम मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना 15 फरवरी से। अरे भाई मुहूर्त मत देखो, लगाना शुरू कर दो। स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर दिया ना। हाँ देखो मैथ्स के लगा लो, टॉपिक्स वाइज लगाओ, मैथ्स के लगाना शुरू करो। मैथ्स में क्या होता है ना, प्रॉब्लम आती है मैथ्स के अंदर स्पीड में, स्पीड एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट रखना। तो स्पीड एक्यूरेसी के लिए अभी से लगाना शुरू करो। उसके बाद फरवरी में तो केवल मॉक टेस्ट लगाना है अपने को, एटलीस्ट दिन का एक मॉक टेस्ट लगाना ही, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम नहीं निकलता है, इसको दिमाग में रखिएगा, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम नहीं निकलेगा। कड़वी बात बोल रहा हूं बट ये सच्चाई, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम नहीं निकलता है। जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने एनडी का एग्जामिनेशन दिया, जो क्लियर करके बैठे, उनसे पूछना, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम नहीं निकलता है। तो मॉक टेस्ट अपने को लगाना है एनी हाउ, ठीक है बच्चा। चलो अब स्टार्ट करें। अब 1857 का रिवोल्ट। अब पहला सवाल मैं आपसे पूछूं, 1857 के रिवोल्ट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? बहुत सारी चीजें सुनी है आपने ना, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। झांसी की रानी के बारे में आपने सुना होगा, मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा आपने, बट 1857 के रिवोल्ट के बारे में आप जानते क्या? क्या थी 1857 का रिवोल्ट क्या था? 1857 की क्रांति वास्तविकता के अंदर क्या थी? आप कोई जानते इसके बारे में? हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज, ओके, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। 1857 का रिवोल्ट वास्तविकता के अंदर क्या था, कोई बता सकता है मुझे? अरे पीवाई क्यों लगा लो, मॉक टेस्ट इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अपने भी मॉक टेस्ट डिफेंस वाला के वो ले लो, डिफेंस वन पास है उसमें मिल जाएंगे साहब, बहुत सारी चीजें। हाँ जी, क्या थी 1857 की क्रांति? मेरठ से शुरू हुई है। चलिए और कोई बताएगा मुझे, और क्या चीजें? बुलेट, चर्बी वाली बुलेट, चर्बी वाला कारतूस। चलिए और कोई बताएगा मुझे, और क्या है? रोटी और कमल, बहुत बढ़िया, ब्रेड और कमल हालांकि था, फिर भी रोटी और कमल बोला जाता है। अंग्रेजों के कानून के खिलाफ सिपाहियों का विद्रोह। चलिए बहुत सारी बातें आपने करी, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अब कुछ चीजें मैं क्लियरली बताऊं, देखो जब 1857 के वॉर के बारे में जब भी मैं लेक्चर लेता हूं, जो बच्चे पहले पढ़े इस वॉर के बारे में मुझसे, इस लेक्चर के बीच में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग चीजें बहुत कनेक्टेड है इसमें, फिर मैं बताऊं, चीजें कनेक्टेड, इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं। तो जब इस लेक्चर को मैं शुरू करूंगा, अभी मैं बीच में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं चैट ऑफ नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मेरा नेचर नहीं कि मैं चैट ऑफ करूं, आप सब जानते, पर मैं बीच में ज्यादा बात आपसे नहीं कर पाऊंगा बेटा। चीजें बहुत कनेक्टेड है और एक फील के साथ पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना
कि अगर मैं तुम्हारी चैट का जवाब ना दूं तो गुस्सा मत होना भाई लोगों, ठीक है, डरना मत, गुस्सा मत होना, बिकॉज क्या होता है चीजें कनेक्टेड है। आई बात समझ में बेटा? तो मैं लाइन से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं आपको, ताकि आप समझ जाओ एक ही बार में। और लेक्चर बहुत लंबा नहीं होता है, चीजें बहुत कम है और चीजें बड़ी आसानी से इसमें आप पढ़ सकते हैं। आसान चीजें, दिक्कत नहीं आएगी, हर पॉइंट हम समझेंगे डिटेल के साथ। कुछ बातें अपने दिमाग के अंदर याद रखना, कुछ पॉइंट्स में बोलूंगा कि बेटा इसको ध्यान रख ही लेना, सवाल यहां से बनने के चांसेस है, बिकॉज देखो सवाल यहां से डिटेल में आते हैं, सवाल यहां से बहुत डीप में पूछा जाएगा, तो याद रखना बहुत बेसिक से काम नहीं चलेगा बच्चा। स्टार्ट करूं? रेडी, काम करें, स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। अब देखो पहला सवाल, 1857 की क्रांति पास थी कि फेल थी? इस सवाल का जवाब मैं पूछूंगा आपसे और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। पोल करवाता हूं, मुझे एक बात बताओ, 1857 का जो रिवॉल्ट है, इट वाज अ वेरी पास रेवोल्यूशन कि बहुत बढ़िया था सर? ये इट वाज अ फेल रेवोल्यूशन कि नहीं सर फेल था, कोई बहुत पास नहीं था, इट वाज अ फेल रेवोल्यूशन? क्या लगता है तुमको? 30 सेकंड में जवाब दो अपना। 1857 की क्रांति कैसी है, पास है कि फेल है, ये बताओ। फेल है, चलिए ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहां पर मुझे लग रहा है कि बच्चे फेल के पक्ष में ज्यादा है, इट वॉज अ फेल रेवोल्यूशन, यस और नो? यस, फेल है, 69.33 बोल रहे कि साहब फेल रेवोल्यूशन है। ऐसा लगता है आपको कि फेल था? इट वॉज अ फेल। अब फेल है ये बात सच है, ये पास नहीं था, ये रेवोल्यूशन फेल रेवोल्यूशन था। रीजन आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे, अगर सही तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाता भारत में तो शायद आजादी बहुत पहले मिल जाती। पर आप इस मैप को देखिएगा, इस मैप में आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे, ये जो ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है जहां पर ब्लैक मैंने बना के रखा है, ये जो ब्लैक से शेडेड है, केवल इस इलाकों के अंदर ये आंदोलन अपनी पूरी चरम सीमा के ऊपर था। बाकी जितनी भी जगह आप देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जहां पर लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, यहाँ के राजा महाराजाओं ने, यहाँ के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। सोचिए, केवल ये 3-4 जगह है जहां पर आंदोलन बिल्कुल पीक के ऊपर है, सब लोग साथ दे रहे हैं, राजा महाराजा लोग साथ दे रहे हैं कि यहाँ सब इन आंदोलन के अंदर हम लोग हैं। बाकी जगह जितनी भी जगह आप देख रहे हैं, चाहे इसके बारे में बात करें, चाहे यहाँ के बारे में बात करें, चाहे यहाँ के बारे में बात करें, इन सारी जगह पर वहां के राजाओं और महाराजाओं ने सीधा साथ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे हैं। हमारा साथ हमारे खुद के लोगों ने नहीं दिया, साउथ का पार्टिसिपेशन था ही नहीं, नो, साउथ में कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज अ मेजर रीजन। यह आंदोलन कम्युनिकेशन गैप के कारण खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लोगों को आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, पता ही नहीं है। दूसरी बात, इस आंदोलन के अंदर कोई प्री प्लान चीजें है ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं साहब। आप किसी भी आंदोलन को करते हैं तो एक लीडर होना जरूरी, इस आंदोलन के अंदर कोई भी लीडर नहीं था, इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट। नोट करना छोटी छोटी बातों को, इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट। अब शुरुआत हम करें तो देखिए, इस आंदोलन के बारे में एक बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है। एक बार एनडीए ने पूछा था कि इसका सिंबल क्या है, ये जो पूरा आंदोलन है, हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं, जो क्रांतिकारी थे, जो सैनिक है, उन्होंने क्या सिंबल इसका बनाया? तो सिंबल याद रखिएगा, सिंबल है कमल का फूल और ब्रेड, जिसको रोटी भी हम लोग बोलते हैं। तो कमल का फूल और ब्रेड इसका सिंबल था। नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगर इस आंदोलन की हम शुरुआती चीजों के बारे में बात करें तो इसके बारे में कई चीजें कही गई है। एक मिनट बेटा ना, लेस बांध लू मैं, 1 मिनट दीजिएगा। लोटस एंड ब्रेड, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा सवाल, जो दूसरे लेवल के सवाल आते हैं यहां से, उसमें सवाल आता है कि इस आंदोलन के बारे में किसने क्या कहा था। बहुत सारे लोग हैं, कुछ अंग्रेज है, कुछ भारत के, जिन्होंने इस आंदोलन के बारे में कई सारे स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसे कहा था सिपाही म्यूटिनी, विदेशी हिस्टोरियंस ने, नोट कीजिएगा, इसे सिपाही म्यूटिनी कहा है कि सिपाहियों का विद्रोही विदेशी हिस्टोरियंस ने किया। भारत के जो हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा था साहब कि इट इज द इंडियन म्यूटिनी, कि ये भारत का विद्रोह है, इट इज इंडियन म्यूटिनी, कि पूरे भारत का विद्रोह, केवल भारत के सिपाहियों का नहीं, ये पूरे भारत का विद्रोह है। तीसरी बात, ये सवाल एनडी ने पूछा है, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता, जिनके बारे में लोग आज बात करते ही नहीं है, महान वीर सावरकर जी। महान वीर सावरकर जी ने इसे कहा था, इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी की पहली लड़ाई है ये। नोट करना है, सवाल पूछा है एनडीए ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
कि 1857 की क्रांति को किसने, भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा था? तो भारत के महान योद्धा, भारत के एक बहुत महान नेता महान वीर सावरकर जी ने इसे कहा था कि साहब भारत के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है और भारत के इतिहास की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है कि हमारी आजादी के लिए शायद हम पहली बार लड़े थे। किसने कहा? महान देश के नेता वीर सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी। इसके अलावा आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट्स बड़े अजीब से भी आए थे, बड़े अजीब से। जैसे स्टेटमेंट एनडी ने भी पूछा, ये आरसी मजूमदार जी भारत के हिस्टोरियन ने क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि साहब ये जो रिवॉल्ट था ना तो ये पहला था, ना तो ये नेशनल था, ना तो पूरे भारत के अंदर ये रिवॉल्ट हुआ, ना तो ये एक इंडिपेंडेंस का वॉर था। ये बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं। कहते हैं कि तो जो रिवॉल्ट है 1857 का, ना तो ये पहला था, इससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हो चुके थे, ना तो नेशनल था मतलब पूरे भारत के अंदर नहीं हुआ था, और ना ही ये इंडिपेंडेंस का वॉर था, इसका मोटिव इंडिपेंडेंस था ही नहीं, ये कहते हैं। उसके बाद एक विदेशी हिस्टोरियन है जिसका नाम है आर होम्स। ये स्टेटमेंट बड़ा खराब लगता है मुझे हमेशा से। आर होम्स क्या बोलते हैं सुनिएगा। आर होम्स भाई साहब कहते हैं कि साहब ये वॉर था सिविलाइजेशन और बारबेरियंस के बीच का, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियन। मतलब ये कहते हैं साहब कि ये जो वॉर है ना, ये जंगलियों का और जो सिविलाइज्ड लोग, सभ्य लोग, उनके बीच की लड़ाई है। जो सिविलाइज्ड है मतलब अंग्रेज अपने आप को सिविलाइज्ड मांगते हैं कि साहब हम सिविलाइज्ड हैं, और ये कहते हैं साहब कि हम लोग जो हैं हम बारबेरियन, हम जंगली। तो जंगली और सभ्य लोगों के बीच की लड़ाई, ये कौन बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि जंगली और सभ्य के बीच की लड़ाई। अब ये सब चीज सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य तो नहीं है। इसके बाद आप देखोगे, इनके बारे में बात मत याद रखिएगा, एक आदमी और है बेंजामिन डिसराइल। ये कहते हैं इट वाज ए नेशनल रिवॉल्ट। ये याद रखना, सारे स्टेटमेंट पूछेगा एग्जाम के अंदर। इन्होंने इससे कहा कि इट वाज ए नेशनल रिवॉल्ट। क्या कहा? नेशनल रिवॉल्ट। और यहां पर एक व्यक्ति और है रीस, इनके बारे में सवाल तो नहीं आया बट ये बहुत अजीब बात करते हैं। ये कहते हैं जो वॉर है ना, ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट था। बोले ये वॉर धर्म के अगेंस्ट था, एक तरफ हिंदू और मुसलमान है और एक तरफ क्रिश्चियनिटी। ये वॉर धर्म के अगेंस्ट है। तो कई सारी बातें इस वॉर के बारे में की गई। तो देखो स्टेटमेंट हर आदमी ने अपने हिसाब से यहां पर दी इस वॉर के बारे में, पर सवाल यहां से नहीं बनता है। सवाल ये बनता है साहब, इस क्रांति के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट इज अ वॉर ऑफ 1857, बहुत बड़ी क्रांति है। कई सारे राजा, महाराजा, जमींदार, नॉर्मल लोग, किसान, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरे भारत में ना सही पर लोगों ने अपना खून बहाया इस क्रांति के लिए। हम झांसी की रानी के बारे में बात करें, वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बात करें, कई लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ आ जाते हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट। अब ऐसा हुआ क्या? सवाल इस आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले जानना जरूरी हो जाता है, आंदोलन हो क्यों रहा है, रिवॉल्ट क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो गया ऐसा, इतनी बड़ी क्रांति हो रही है सब कि जमींदार, नेता, अभिनेता सब इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा इनके अगेंस्ट हो गए। ऐसा क्या अंग्रेजों ने कर दिया, क्या रीजंस रहे इसके? तो देखो रीजन बहुत सारे रहे और इन सारे रीजनों को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सवाल अगर स्टेटमेंट से आया तो यहीं से आ जाता है। अब रीजन क्या? देखो रीजन बहुत सारे, कई सारे रीजन पॉलिटिकल है, कई सारे रीजन जो है सोशल रीजन है, और कई सारे रीजन मिलिट्री के रीजन है। हम सारे रीजन को एक एक करके पढ़े। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम रीजन को पढ़ेंगे, ये आपके होंगे पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या रीजन हो सकता है भैया? पॉलिटिकल, देखो पहला रीजन है, सबसे पहला रीजन आप सब समझ सकते हैं, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। इनकी पॉलिसीज आप देखिए कैसी, परमानेंट सेटलमेंट, इनकी पॉलिसीज कैसी आप देखिएगा, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्टिस, भारत के सारे राजा महाराजा इनसे परेशान है। इनकी जो पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाकर रखी, आप खुद देख रहे हैं ना कि जिसका बेटा नहीं साहब उसका राज्य हम लोग हड़प लेंगे, आप साइन करो नहीं तो आपका राज्य हमारे पास चला जाएगा, नहीं तो आप हमारे दोस्त हो या हमारे दुश्मन हो। तो पहला रीजन था इनके ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज। इनकी पॉलिसीज बड़ी खराब है, बड़ी खराब पॉलिसीज है इनकी। कई सारे राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सतारा, झांसी, याद आ गया, इन सारे राज्यों को लूट रहे हैं ये लोग। गलत बात है, बहुत गलत यहां पर थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा रीजन यहां पर एक बहुत मेजर रीजन निकल कर आता है, इनकी टैक्सेशन की पॉलिसीज। किसानों को खत्म कर दिया इन्होंने, हमारे आर्टिशियंस, हमारे देश के किसान, हमारी हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म करके बैठे हैं लोग। आप सब जानते हैं कैसी पॉलिसीज बना रहे कि जो भारत का आदमी 40% टैक्स देगा, बाकी 0% टैक्स देंगे। ये काम ये कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम 40% टैक्स इनको क्यों दें? हमने पैसे लिए क्या इनसे जो हम 40% टैक्स देंगे, बट हम देने के लिए मजबूर है। 40% तक टैक्स हम लोगों ने इनको दिया। तो दूसरा रीजन था इनकी टैक्सेशन पॉलिसीज। तीसरे रीजन के बारे में बात करें जो काफी कॉमन है, वो है इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज। ट्रेड कैसा कर रहे हैं? सस्ते माल में हम सस्ते दाम पे हमसे सामान खरीदेंगे और महंगे दाम पे जाके विदेश के अंदर बेचेंगे, ये इनकी पॉलिसीज थी। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो इनका रिलेशन, किससे रिलेशन? राजा महाराजाओं से इनके रिलेशन बिल्कुल ही खराब है। हम लोगों ने देखा किस तरीके से राजा महाराजाओं से ये लोग बात करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं कि हम सबसे महान है, बाकी सारे लोग तो ऐसे हैं। तो कुछ मेजर रीजन
रीजन रहे जिसके कारण वॉर शुरू हो जाता। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल रीजंस के बारे में बात कर ली हमने, अलायंसेस रही है, अवध के नवाब के बारे में बात करी थी, वाजिद अली शाह के बारे में, लड़कियों जैसे रहते थे उनको हटा दिया था। उसके बाद नॉमिनेटिव प्रिंस जो राजा महाराजा उनके नाम मात्र की अथॉरिटी रह जाती है, सतारा, इन सारी जगहों को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरा जो कॉज यहां पर देखने को मिलता है, ये कॉज आपका इकोनॉमिकल था, इसके बारे में बात करी, हैवी टैक्सेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, जमींदार भी परेशान है इनसे। याद रखना, जमींदार भी परेशान है, बिकॉज पुराने जमींदार अब काम ही नहीं कर पा रहे, नए जमींदार आ चुके हैं, पुराने जमींदार बड़े परेशान है, जमींदारों को भी पैसा ये लोग नहीं देते। इसके बाद जो जमीन के अधिकार है वो जमींदारों से छीन लिए जाते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद हमारी जो मर्केंटाइल क्लास है, मतलब हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उनको तो खत्म कर दिए इन लोगों ने। बट इसके अलावा जो और रीजन अगर आप देखोगे तो वो होते हैं इनके सोशल रीजन। सोशल रीजन का मतलब क्या होता है कि इन्होंने धीरे धीरे हमारे देश में हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आ रहे हैं, बड़ा मेजर रीजन है। भारत में इससे पहले इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, पर क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर नहीं थी। अब क्रिश्चियन मिशनरीज भारत के अंदर आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बाकी लोगों को लग रहा है कि यार ये हमारा धर्म परिवर्तित करवाने वाले हैं। दूसरी बात क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये लोग काले गोरे का फर्क करते हैं। काले आदमी से बुरी तरीके से बर्ताव करेंगे, गोरा आदमी अपने आप को महान समझेगा, आपको कभी भी मार दिया जाता है, पीटा जाता है, हमारी बहन बेटियों बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। अंग्रेज वास्तविकता के अंदर ये करते थे। अब कब तक आदमी सहेगा? महिलाओं को एजुकेशन दे रहे, अभी अच्छी बात है, पर कुछ लोगों को बुरी लग रही कि भैया सती प्रथा क्यों बंद करवा रहे हो, महिलाओं का पुनर्विवाह क्यों करवा रहे हो, विडो रीमैरिज क्यों करवा रहे हो, तो महिलाओं को एजुकेशन क्यों दे रहे हो। तो कुछ लोग जो ऑर्थोडॉक्स क्लास है हमारे समाज का, वो इनके खिलाफ है कि आप ये क्यों कर रहे हैं भैया, आप हमारे धर्म के बीच में क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर रीजन मेरे हिसाब से मैं मानता हूं वो ये है साहब कि इन्होंने कुछ गलत चीजें करना शुरू कर दी। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक कानून है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, बड़ा खतरनाक कानून है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते, पर मैं मेरे बच्चों को बताऊंगा। अंग्रेजों ने क्या किया सुनना, अंग्रेजों ने पहली बात तो मंदिर और मस्जिद पर टैक्स लगा दिया। जी हाँ, मंदिर मस्जिद पर टैक्स दोनों पे लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या करे, कानून बनाया, ये था रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856। इसके अंदर क्या था देखो, इसमें यह था कि मान लो एक किसान है, इस किसान के दो बच्चे, इस किसान के दो बच्चे। अब पहले यह था साहब कि किसान के दो बच्चे हैं साहब, इस कानून में यह था कि अगर किसान के दोनों में से किसी एक बच्चे ने भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया तो किसान उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता था। मतलब इसमें ऐसा नहीं कर सकते थे कि अगर आपके बच्चे ने किसी दूसरे धर्म को अपना लिया तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं दोगे। दैट्स द थिंग। आई बात समझ में? तो ये चीजें कर रहे हैं अंग्रेज। अब बताओ चीजें सही है कि गलत है? बहुत गलत है यार, बड़ी गलत चीज है। बट उससे बड़ा एक रीजन ये था, इन्होंने हमारे देश में एक कुछ नई चीजें करी जिसके बारे में हम बात करें कि देखो ये सारे रीजन तो थे जो धीरे धीरे इस आंख को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। रोज ये काम कर रहे हैं साहब, ये चीजें की जा रही है, हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, काले गोरे का भेद ये लोग करते हैं, हमें कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये चीजें हो रही है हमारे देश के अंदर। पर इसका इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज का बड़ा छोटा सा था, क्योंकि बहुत बड़ा कॉज नहीं, ये कॉज बड़ा छोटा सा था। अब इस कॉज के बारे में बात करें तो देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा हमारे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो कई सारे भारतीयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। आप जानते हैं इस चीज के बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई ना, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर ज्यादा है अंग्रेज सोल्जर से, गोरे फौजी कम है, हमारे देश के लोग ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन तो कर ली, पर हमारे साथ ये लोग समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, गोरे आदमी की सैलरी ज्यादा है, मान लो हम दोनों सेम पोस्ट के ऊपर है, मैं भी सिपाही है, गोरा भी सिपाही, तो गोरे की सैलरी ज्यादा है, गोरे को सम्मान ज्यादा मिलेगा, उसके खाने की टेबल अलग है, उसको अच्छा खाना देंगे फौज के अंदर, मेरे को बुरा खाना देंगे, हमसे केवल गाली देके बात करते हैं, बिना गाली के हमसे बात ही नहीं करेंगे लोग। दूसरी बात क्या है कि जो भी हम लोग अगर हैं, किसी भी इंडियन को ऑफिसर की पोस्ट पे नहीं लेते हैं लोग, हम मैक्स टू मैक्स सूबेदार बन सकते हैं, ऑफिसर की पोस्ट पे हमको लेते नहीं, हम केवल जेसीओ बन सकते हैं। ये चीज बड़ी खराब है। दूसरी बात, हमारे देश के कुछ रिलीजन, कुछ रिचुअल्स, फॉर एग्जांपल की बात करें कि हमारे जो ट्राइबल भाई बहन है वो कान में बाली पहनते हैं, है ना, उस टाइम पर भी बहुत बड़ी 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 बालियां पहनते थे। उसके अलावा हाथ में कड़ा पहनते, टर्बन पहनते, गले के अंदर माला पहनते। अंग्रेजों ने बोला ये सब नहीं पहनोगे तुमको फौज ज्वाइन करनी, सबको हटाओ। अब इससे उनको क्या लगा कि साहब हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें यहां पर हो रही। अब चीजें उबाल आ रहा है भैया, बहुत उबाल आ रहा है। मतलब मैंने बताया ना कि साहब 87% जो सोल्जर्स हैं वो तो इंडियन ही है। ये देखो 87% सोल्जर्स इंडियन है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें यहां पर धोई, बट जो मेजर रीजन ये था कि देखो अंग्रेज सरकार एक नई तरह की राइफल लेके आती, ये थी आपकी एनफील्ड राइफल। सुना है इसके बारे में?
हाँ जी, जो आपकी बाइक है ना रॉयल एनफील्ड, वो इसी के कहने पर बनी, मेड इट लाइक अ गन। सुना होगा ना आपने, टैगलाइन है रॉयल एनफील्ड की, मेड इट लाइक अ गन। ये इसी गन के ऊपर बनी, ये एनफील्ड राइफल है। अब इसमें क्या था साहब, देखो इन राइफल को लोड करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे लोड नहीं होती थी कि आपने ये करा नहीं। इसको लोड करने के लिए आप क्या करते हैं, कार्टेज का यूज करते हैं, इसको आप आज हिंदी में कारतूस बोलते हैं। इसका कार्टेज कुछ इस तरीके का है, अब देखिए ध्यान से, दिख रहा है कार्टेज, इसमें नीचे होती है गोली, ये गोली तुम्हारी है, ये बारूद है, और ये बारूद के ऊपर ही शेल लगा होता है, ये दिख रहा है, शेल बना है, मतलब कवर है इसका। अब ये था साहब कि ये जो, अगर तुमको गोली डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुंह से इसको छीलो, उसके बाद पहले तुम इसके अंदर क्या डालोगे साहब, बारूद डालोगे, बारूद के बाद लास्ट में डालोगे तुम गोली, है ना, और लास्ट में थोड़ा सा ग्रीस डालते थे। ये तरीका था इसको लोड करने का, ये तरीका था। अब इसको मुंह से ही आपको फाड़ना पड़ेगा। अब ये पता लगा कि साहब ये जो कारतूस बना है ना, इसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी है। गाय और सूअर की चर्बी इसलिए बनाई ताकि इसको लंबे टाइम तक संजो के रखा जा सके, ये गर्मी में खराब नहीं होगा, ठंड में भी खराब नहीं होगा। अब गाय और सूअर, सब गाय हमारे लिए बड़े पवित्र, हिंदुओं के लिए, सूअर मुसलमानों के लिए बड़ी खराब चीज है। अब उसको मुंह से लगाना है तो बहुत बड़ी बात थी। अब ये बात फैल गई साहब कि अंग्रेजों ने सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो मेजर रीजन है यहां पर, वो क्या है, ये था एनफील्ड राइफल के अंदर एक नए तरह के कारतूस का इस्तेमाल करना। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? और ये बात बिल्कुल सच है बेटा, याद रखना है, बिल्कुल सही बात है, याद है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीधी बात है ना, ये हम कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे कर सकते हैं, अब ये चीज होती। अब आगे क्या होता है, देखो जिससे बात धीरे धीरे फैल रही है, अब धीरे धीरे फैलना है, बात शुरू होती है, और शुरुआत होती है बैरकपुर से। 1990 नेटिव इन्फेंट्री बैरक फोर्सेस की शुरुआत होती है, माफ कीजिएगा, ब्रह्म फोर्सेस की शुरुआत होती है, 19 नेटिव इन्फेंट्री, ये इनकी रेजिमेंट का नाम है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। पर सबसे बड़ा जो आंदोलन शुरू होता है, यहां से शुरुआत हुई है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, हम बंदूक नहीं चलाएंगे, बट जो मेजर शुरुआत होती है वो होती है मंगल पांडे जी के द्वारा, जो कि बैरकपुर के अंदर थे। बैरकपुर में मंगल पांडे जी की जो यूनिट है उनका नाम है 34th नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना, सवाल आता है कि मंगल पांडे जी किस यूनिट के थे, तो क्या नाम है इनका, 34th नेटिव इन्फेंट्री। यहां से एक बहुत नॉर्मल सिपाही मंगल पांडे जी, अगर मंगल पांडे जी के बारे में बात की जाए, बड़े स्वाभिमान वाले, पांडे मतलब ब्राह्मण है साहब, ब्राह्मण है। अब इनको पता लगा कि यार ये चीजें वास्तविकता के अंदर सत्य है, अब सत्य वास्तविकता के अंदर है तो क्या किया जाए, इन्होंने बोला कि मैं इस तरह की बंदूक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब इनका इन्फ्लुएंस अपनी बटालियन के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इनके बारे में बात करते हैं, इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत लोग इनको मानते हैं। अब इनको बोला गया कि नहीं, आपको लोग मानते हैं, आपकी बात लोग मानते हैं, हम चाहते हैं कि आप भरे ग्राउंड के अंदर लोगों के सामने गन को चला के दिखाओ, ताकि अगर आप चलाओगे तो सब लोग आपकी बात मानेंगे और सब लोग आपको फॉलो करते हैं। अब इनका हो गया दिमाग खराब। दिन था मार्च 29, 1857, याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक दिन था, है ना। अब इन्होंने क्या करा, इस दिन परेड ग्राउंड के अंदर अपने दो अधिकारी, सुनिएगा, दो अधिकारी जो थे, उन दो अधिकारी का नाम था, एक का नाम था हक्सन, एक का नाम था बाग, इन दोनों अधिकारियों को गोली मार दी। बैरकपुर कहां पर है, बंगाल के अंदर है, गोली मार दी, बोले बंदूक तो चलाऊंगा पर तुम्हारे ऊपर, दोनों को गोली मार के वहीं मार दिया। और 6 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है, और यहीं से इस क्रांति की मेजर शुरुआत होती है। तो आई बात समझ में, क्लियर हो गया? यहां से सवाल एक बनेगा, किस रेजिमेंट के, 34 नेटिव इन्फेंट्री के, और 6 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। नोट करना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया? दैट इज द रीजन, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, याद रखिएगा। इसके बाद अब क्रांति क्या और आगे बढ़ी, अब हर जगह बात फैल गई कि साहब मंगल पांडे को गोली मार दी। मंगल पांडे ब्राह्मण है, पांडे मतलब साहब बहुत बड़े ब्राह्मण है, बोले ब्राह्मण को गोली मार दी, मंगल पांडे को गोली मार दी। गोली क्यों मारी, इसने उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिया था। अब लोगों ने बोला ये तो बड़ी गलत बात है, अरे तुम हमारे भरोसे देश को चला रहे हो और हमारे लोगों को ही मार रहे हो। अब क्या होता है साहब, आगे बढ़ेगी क्रांति की आग। अब सबसे बड़ी आग भड़की कहां से, सबसे बड़ी आग जो भड़की वो भड़की मेरठ से। शुरुआत मेरठ से नहीं, बट आग भड़की यहां से। अब क्या होता है, मंगल पांडे जी की फांसी की खबर जैसी लगी तो उसके बाद क्या होता है कि 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर थी 3 लाइट कैवलरी। यहां पर जो यूनिट है वो घोड़े वाली घुड़सवार यूनिट है, 3 लाइट कैवलरी। यहां के 90 सोल्जर्स ने इस हथियार के यूज करने से मना कर दिया, बोले हम यूज नहीं कर, 90 सोल्जर्स ने मना कर दिया। अब 90 सोल्जर्स बहुत बड़ा नंबर होता है, अब 90 के 90 को जेल में डाल दिया। 90 में से 5 को क्या किया, 5 सिपाहियों को तो फांसी पे लटका दिया, और 90 में से 85 को जेल में डाल दिया और 10 साल के लिए जेल के अंदर उनको डाल दिया। अब जैसी ही बात उनके साथियों को बता लगी कि साहब हमारे साथी हैं, तो अरे उन्होंने गुनाह क्या किया, उन्होंने इस कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया, बिकॉज उनके धर्म की बात है, आपने उनको जेल में डाल दिया। अब इनके खुद के साथी भड़क गए, बहुत भड़क गए भैया। क्या करा, 10 मई 1857 को
जितने भी साथी यहां पर थे, जो भी 3 लाइट कैवलरी के जितने भी सोल्जर्स थे जो भारतीय थे, सबने पहले तो इनको निकाला। जो 85 सोल्जर्स थे ना जिनको जेल में डाल दिया था, इनको निकाला जेल तोड़ के और अपने सारे अधिकारियों की हत्या करी और भाग गए भैया दिल्ली। दिल्ली निकल के, जो कि दिल्ली 858 किलोमीटर दूर था मेरठ से, दिल्ली गए। अब दिल्ली क्यों गए? बिकॉज दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह, और इस टाइम पर दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह उसका नाम है बहादुर शाह जफर। 85 साल का बुढ़ा आदमी, 85 ईयर्स ओल्ड। बहादुर शाह जफर के पास से सब जाते हैं। अब साहब माफ कीजिएगा 82 ईयर्स के इस टाइम पर बहादुर शाह जफर के पास से जाते हैं। अब देखो 2 दिन में पहुंच जाएंगे। कब निकले? कब निकले भैया? 10 मई को निकले और आप देखो 2 दिन के अंदर भैया घोड़ा बड़ा दौड़ा के, 1 दिन के अंदर घोड़ा दौड़ा के 11 मई 1857 को सारे के सारे लोग पहुंच गए दिल्ली। अब दिल्ली में साहब इतने सारे क्रांतिकारी हैं, सब सिपाही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, बंदूक के घोड़े सब है इनके पास। अब पहले दिल्ली में इन्होंने खूब कहर मचाया। कहर कैसे मचाया? जितने भी अंग्रेजों के घर वहां पर थे, सबके घर में घुस के सबको गोली मारी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आगे बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक आदमी है साइमन फ्रेजर। ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था साहब, दिल्ली में बादशाह को असिस्ट करता था। इसके घर पर गए और इसके परिवार के साथ कई सारे अंग्रेजों को गोली मार दी, सीधे गोली मारी साहब। गोली मारने के बाद क्या किया? गोली मारने के बाद पब्लिकली हैंग कर दिया। अब भैया माहौल बना दिया इन्होंने, बड़ा खतरनाक माहौल चल रहा है। उसके बाद ये सारे सिपाही किसके पास गए? बोले बहादुर शाह जफर के पास गए। बहादुर शाह जफर जड़ डर गया, अरे भैया क्या हो गया, मेरे पास क्यों आ गए यार? बिकॉज 82 ईयर्स के बुढ़े आदमी क्या करे। अब इनके पास गए, बोले भैया हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को आप लीड करो। बोले भैया मैं लीड करूं? बोले हाँ आप लीड करो। बोले भैया मेरी 82 ईयर्स की एज है, आप लीड करो। अब बहादुर शाह डर भी रहे, बोले इनको मना भी नहीं कर सकता यार, मना कर दिया तो मेरे को पेल देंगे, क्या करूं? अब बहादुर शाह ने बोला ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं इस आंदोलन को लीड करूंगा, पर एक शर्त के ऊपर। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये कि मैं दिल्ली में रहूंगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, मैं केवल दिल्ली के अंदर रहूंगा, बट इस आंदोलन को मैं लीड करूंगा। अब बड़े आंदोलनकारी खुश हो गए कि भाई हमको हमारा लीडर बन गया, लीडर मिल गया। अब इनको लीडर क्यों बनाया? इनको बोला कि आपको एक टाइटल हम देते हैं, वो टाइटल होगा शहनशाह हिंदुस्तान। बोले देखो मुगल्स हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, हम चाहते हैं कि जब अंग्रेजों को हम हराएं तो आप हिंदुस्तान के शहनशाह बनो। भाई साहब इनको चढ़ा दिया चने के झाड़ पर। बोले अच्छा मैं शहनशाह बनूंगा? बोले बनोगे आप शहनशाह। अब ये भी खुश, हम शहनशाह बनेंगे। इनको चढ़ा दिए, बोले आपको हिंदुस्तान का, आपको हम शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल देते हैं। बोले आप लीडर हो हमारे। और भाई साहब दादाजी चढ़ गए चने के झाड़ पे, अब चढ़ गए। बोले भैया क्या किया जाए? अब इन्होंने बोला ठीक है एक काम करो, मेरे सिपाही को ले जाओ। इनका सिपाही, इनका जनरल था, जनरल का नाम था जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां को बोला कि देखो जाओ इन क्रांतिकारियों के साथ जाओ, तुम्हारे पास जितने भी हथियार हैं उन सबको लेके क्रांतिकारियों का साथ दो। तो याद रखना इनके जनरल है जनरल बख्त खां, ये नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। और ये खुद सूबेदार रहे थे। जी हाँ, 12 साल, बहुत लंबा टाइम, तकरीबन 40 साल, 12 साल के 40 साल ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में रहते, तो सूबेदार के पोस्ट पर ऑलरेडी थे, बहुत टाइम से थे। इन्होंने बोला ठीक है साहब हम लीड करते हैं इनको। तो याद रखना दिल्ली में लीड कौन कर रहा है बेटा? दिल्ली में लीड कर रहे हैं सूबेदार बख्त खां। ये नोट करना, सवाल आता है। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ जी। और इन्होंने बरेली के अंदर पूरे ट्रुप्स को लीड किया था। जी हाँ, बरेली वाले एरिया के अंदर में ट्रुप्स को लीड किया। तो याद रखना दिल्ली बरेली इन्होंने लीड किया। आई बात समझ में क्लियर हो गया? अब आंदोलन बढ़ा भैया। आंदोलन के बारे में लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है। क्या शुरू होना लगना कि भैया आंदोलन हमारा बड़ा बड़ा, माफ कीजिएगा 1 मिनट पानी पी लूं मैं ठंड में थोड़ा सा। हाँ जी। अब क्या आंदोलन के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो गया। अब क्या होता है, आंदोलन देखो पूरे भारत के अंदर नहीं फैलेगा, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और बिहार, केवल इस जगह पर आंदोलन अपने चरम के ऊपर था। अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में। दिल्ली में कौन लीड कर रहा है? याद रखना बख्त खां लीड कर रहा है ना, बख्त खां यहां पर लीड कर रहे हैं। अब दिल्ली के बाद जो एरिया आएगा वो है आपका कानपुर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अब कानपुर के बारे में बात करें उससे पहले आपको एक चीज याद होगी, हमने देखा था कि एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवाशिप खत्म कर दी जाती अंग्रेजों के द्वारा। याद है? पेशवा की पोस्ट ही खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने। याद आ गया? किसी को याद आया? यस और नो, याद आ गया कि नहीं याद आया? आपको याद आ गया? हाँ जी, हमने बात करी थी एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। आपको याद है आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर के, माफ कीजिएगा, आखिरी एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवा की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। कितने बच्चों को याद है? कितने को याद है? बताओ जल्दी। आखिरी एंग्लो मराठा वॉर के बाद पेशवा की पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। यस और नो? कितने बच्चों को याद है बताइए? याद है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खत्म किया था हम, ठीक है, बिल्कुल याद है ना, याद आ गया, खत्म कर दिया गया था। अब याद रखना एक आदमी है नाना साहब सेकंड। नाना साहब सेकंड कौन है याद है? चलो इनके बाद बताऊंगा नाना साहब सेकंड कौन है।
हमने बाजीराव सेकंड के बारे में बात करी थी ना, बाजीराव सेकंड याद आ गया? बाजीराव थे, बाजीराव सेकंड आ गए थे, वही रघुनाथ राव के बेटे, ये उनके अडॉप्टेड सन है, उनके गोद लिए बेटे। अब सब इनको पेशवा की पोस्ट दे ही नहीं रहते। क्यों दे नहीं रहे इनको पेशवा की पोस्ट? पहली बात तो इस पोस्ट को ये खत्म कर दिया। दूसरी बात ये अडॉप्टेड सन थे। अब अडॉप्टेड सन है तो साहब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस के द्वारा इनकी पोस्ट को छीन लिया जाता है। तो सबसे पहले क्रांति ये करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कानपुर में अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर लेंगे, बोले आज से मैं पेशवा हूं। और कानपुर से इस क्रांति की शुरुआत सबसे खतरनाक तरीके से भी होती है। क्यों होगी साहब? पहले तो इन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। अब पेशवा डिक्लेयर किया तो क्या किया जाए? उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक आदमी है सर ह्यूज विलर, नाम याद रखिएगा, सर ह्यूज विलर को बोला कि भैया सुनो, तुम कानपुर से निकल के भाग जाओ। अगर तुम शाम 6 बजे तक कानपुर से निकल कर नहीं भागे तो बड़े चौराहे पे तुमको मार दिया जाएगा। अब भैया ह्यूज विलर क्या, इसने बोला अरे आप क्या मारोगे मुझे, मैं डरता वरता नहीं हूं। इसको इसने बड़ी मतलब कहते हैं कि बहुत लाइटली ले रहा है, कह रहे ठीक है हो गया आंदोलन, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लिया जाएगा, हमारे सामने कौन आ सकता है। अब ये जानता नहीं था इस सेम दिन, याद रखना, सेम दिन इसके पूरे पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया जितने भी क्रांतिकारी थे उनने, और इसको सेम दिन मार दिया जाता है। याद रखना, इसको सेम दिन मार दिया जाता है। अब इस आंदोलन को कानपुर से संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो एक बहुत महान नेता के पास है। महान नेता कौन है? आप सबने तात्या टोपे का नाम सुना है? किसने तात्या टोपे का नाम सुना है बताइए मुझे, है ना? तो याद रखना, तात्या टोपे का नाम याद रखिएगा। तो नाना साहब ने तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान, ये दो लोग इनको अपॉइंट करा, बोले आप कानपुर की कमान आप संभालिए, आपका पूरा काम है कि कानपुर से अंग्रेजों को बाहर भगाना, और ये भगा भी देंगे। तो याद रखना, दो लोग कानपुर के अंदर लीडर थे, एक है हमारे महान तात्या टोपे जी, और दूसरे कौन है? दूसरे व्यक्ति का नाम है यहां पर, नाम याद रखना, अजीमुल्ला खान जी। इन्होंने कानपुर के अंदर जिम्मेदारी संभाली साहब। अब कानपुर में सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब अंग्रेजों को भगा दिया जाता है, सारी चीजें हमने कर दी। अब इसी बीच आप देखोगे कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इस घटना के बारे में कितने बच्चे जानते हैं मुझे नहीं पता, पर थोड़ा बहुत इस घटना के बारे में सबको जानना जरूरी है। कानपुर के अंदर आपने सुना होगा एक सतीचूरा घाट है और बीबी घाट है। कानपुर के अंदर बीबी घाट के बारे में सुना है किसी ने? सतीचूरा घाट, बीबी घाट, इसके बारे में कितने बच्चों ने सुना है? सतीचूरा घाट जानते हैं? बीबी घाट सुना है? हाँ जी, कानपुर के अंदर ही है। सुना है किसी ने? जल्दी बताओ। सुना है कि नहीं? बीबी घाट के बारे में सुना है? यस और नो? एक बड़ी खतरनाक घटना यहां पर हो जाएगी, और याद रखना इस घटना को प्रोपेगेंडा की तरह यूज करेंगे। नहीं सुना? सुना है ना इस घाट के बारे में? देखो क्या होता है, सुनना ध्यान से मेरी बात सुन। अब देखो तात्या टोपे ने क्या किया। तात्या टोपे ने जितने भी अंग्रेज अधिकारी कानपुर के अंदर थे, कानपुर में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी हैं, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी कानपुर में थे, क्योंकि कानपुर एक बहुत मेजर प्लेस था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब तात्या टोपे ने अंग्रेज अधिकारियों को शाम को 6 बजे तक का टाइम दिया। क्या बोला कि देखो शाम को 6 बजे तक अपने परिवार को लेकर यहां से निकल जाओ, नहीं तो मार देंगे तुमको। अपने परिवार को लो और निकल जाओ, नहीं तो तुमको मार पीट देंगे, फिर खत्म कर देंगे भैया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि कुछ हमारे देश के क्रांतिकारियों ने 6 बजने से पहले ही, जब ये लोग अपने इस एरिया से अपने अपने जहाज से निकल रहे थे कानपुर से, तब इन पे हमला किया। अब हमला किया तो जो महिलाएं थी, महिलाओं को मारा गया, उनके साथ गलत व्यवहार भी किया गया, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी कई सारे क्रांतिकारियों ने मार दिया। और ये चीज हमारे नेगेटिव के अंदर चली गई। क्यों हुआ? बिकॉज ये बहुत गलत चीज थी यार। बच्चों को आपने मार दिया, महिलाओं के साथ गलत बलात्कार भी किया गया, कुछ महिलाओं का ऐसा कहा जाता है, बच्चों को मार दिया गया। अब इसका जो यूज है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रोपेगेंडा बना के किया। ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे गई ब्रिटिश सरकार के पास, बोली देखो क्या कर रहे हैं भारत में हमारे साथ, हमारे बच्चों को मारा, हमारी महिलाओं को मारा, और 1857 की क्रांति यहीं से खत्म हो गई थी, अगर क्लियर तौर पे बात की जाए तो। अगर ये नहीं होता ना तो शायद चीजें और अच्छी हो जाती, बिकॉज इनका साथ अंग्रेज सरकार नहीं देती। पर इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे दिया था। नहीं जानते ना इस चीज के बारे में, जानना जरूरी है। बड़ी खतरनाक घटना है बेटा, बड़ी खतरनाक घटना है। देखो इनको, उनका कहना यह था कि ये हमारी महिलाओं को छोड़ते हैं क्या, ये हमारे बच्चों को छोड़ते हैं जो हम छोड़ दें। ये क्रांतिकारियों का कहना है कि यार, पर देखो मैं वही कहता हूं ना कि यार आप ये नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इनका कहना है कि देखो ये हमारी महिलाओं को छोड़ते हैं क्या, हमारे बच्चों को छोड़ते हैं क्या। गुस्से से भरे हुए क्रांतिकारी, और देखो क्रांतिकारी भीड़ का भरोसा नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद उनको पॉइंट मिल गया अंग्रेज सरकार को कि देखो इन्होंने ये करा है हमारे साथ, और सीधा हेल्प मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अब एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनको हेल्प सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल गई। तो ये चीज याद रखना, बड़ी खतरनाक घटना थी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे लखनऊ के बारे में। लखनऊ के अंदर आंदोलन लीड कौन कर रही है? बेगम हजरत मल। याद है कौन है बेगम हजरत मल? चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपको अवध के नवाब याद है? वाजिद अली शाह। किसको याद है? वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, याद आ गया, जिन पे भैया मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगा कि अंग्रेजों ने इनका राज्य लूट लिया था।
वाजिद अली शाह वास्तविकता के अंदर नवाब अवध के। भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, पर इनको क्या बोला, नहीं साहब आप लड़की की तरह रहते हो, आप दिन भर डांस करते हो, कथक करते हो, तो इनसे इनका राज्य छीन लिया था। अब जब इनका राज्य छीना तो इनकी जगह इनकी वाइफ, जिसका नाम था बेगम हजरत महल, ये राज कर रही थी। राज तो क्या कर रही थी, इनके दरबार में एक अंग्रेज रहता था और अंग्रेज इनके राज्य को चलाता था। अब साहब इन्होंने क्या बोला कि देखो अब मैं भी क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। इन्होंने अपने बेटे को, जिसका नाम था बिरजिस कादरी, जो छोटा बच्चा है, इसको बोला कि अब से ये अवध के नवाब है, और जो भी अंग्रेज इनके दरबार में था उसको अपने दरबार से इन्होंने भगा दिया, बोले भागो यहां से। तो ये चीज याद रखिएगा। अब भगा तो दिया इन्होंने, है ना। अंग्रेज का नाम यहां पर याद रखना चाहो तो रख लो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट इसका नाम था हेनरी लॉरेंस। इसको भगा दिया, बोले भैया भागो भागो यहां से। और याद रखिएगा इस आंदोलन को लखनऊ में जो व्यक्ति लीड कर रही थी, जो महिला लीड कर रही थी, वो थी बेगम हजरत महल। आई बात समझ में, क्लियर है। हालांकि देखो आंदोलन दबा दिया जाता है तो बेगम हजरत महल भाग जाएगी। दब गया आंदोलन, लखनऊ में भी बहुत चला नहीं है, अंग्रेज सरकार के पास वेपन है, इनके पास हथियार बहुत ज्यादा है, तो बड़ी आसानी से आंदोलन दबा दिया जाता है और ये मैडम नेपाल भाग जाती है। नेपाल से कहां गई आज तक किसी को नहीं पता। तुमको पता लगे तो बताना भैया, है ना। नेपाल से कहां गई किसी को नहीं पता। तो याद रखना लखनऊ में लीड कौन कर रही, इनका नाम है बेगम हजरत महल, केवल ये नाम याद रखिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बरेली की। बरेली बहुत इंपॉर्टेंट जगह, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बरेली में जो आदमी लीड कर रहे हैं, कौन लीड कर रहे हैं, बरेली में जो आदमी लीड कर रहे हैं उनका नाम था खान बहादुर खान। इनका नाम याद रखना, बहुत बड़े नेता, इनके पास 40,000 की आर्मी। कितनी? 40,000 की आर्मी इनके पास। क्या नाम है साहब? 40,000 की आर्मी। दो लोग लीड कर रहे हैं, एक बख्त खान और एक खान बहादुर खान। याद रखना 40,000 की आर्मी इनके पास है। 40,000 की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी होती है। तो बरेली में जो आदमी लीड कर रहा है इस आंदोलन को, उनका नाम है खान बहादुर खान और बख्त खान। दो लोग लीड कर रहे हैं, पहले बख्त खान लीड करा, उसके बाद खान बहादुर खान ने लीड करा। 40,000 की आर्मी, 40,000 बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे खतरनाक टक्कर इनको अंग्रेजों ने, इन्हीं को, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों को इन्होंने दी थी। तो नाम याद रखना बेटा इनका नाम था खान बहादुर खान और बख्त खान। तो अभी एक पूरी लिस्ट में दे दूंगा किसमें, कहां से किसने आंदोलन किस जगह पर किया है, बट एक चीज याद रखना कि ये लोग आंदोलन के अंदर काफी आगे बढ़ गए थे। नेक्स्ट हम बात करें आरा। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आरा में जो आदमी लीड कर रहे हैं, जगदीशपुर के बारे में बात करें, आरा के बारे में बात करें, एक जमींदार है, बहुत बड़े जमींदार। और ये देखो एजेड जमींदार है, ऐसे नहीं कि बहुत कम उम्र है इनकी। उस टाइम तकरीबन कहा जाता है कि 75 साल एज है इनकी। और इनका नाम है कुंवर सिंह जी, जमींदार है। याद रखना बहुत बड़े लीडर है आरा के, कुंवर सिंह जी। और इनके भाई का नाम था अमर सिंह। ये दोनों भाई आरा से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। कुंवर सिंह जी और कौन है? कुंवर सिंह जी के साथ इनके भाई हैं कौन, जिनका नाम था अमर सिंह जी। देखो बढ़िया वॉर लड़ेंगे, हाँ बढ़िया वॉर लड़ा इन्होंने। अब होता क्या है साहब, क्लियरली बताओ। दो अंग्रेज आएंगे, विलियम टेलर, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है और पूछा नहीं जाता, पर याद रखना। ये दूसरा विंसेंट टाई, ये बड़ा गंदा आदमी है। गंदा क्यों? समझ जाओ क्यों इसको गंदा बोल रहा हूं मैं। समझ गए गंदा क्यों बोल रहा हूं? समझ जाओ, बड़ा गंदा आदमी, नजर बड़ी खराब है इसकी, बहुत खराब है। ये दोनों आएंगे और साहब इस आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। कहां से? बिहार से, आरा से बेसिकली बात की जाए तो। कुंवर सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी, बहुत बड़े घाव हो जाते हैं इनको और इनकी मृत्यु यहां पर हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें याद रखिएगा। इसके बाद एक व्यक्ति और है, ये फैजाबाद के अंदर लीडर है। इनका सवाल एग्जाम के अंदर आया है। फैजाबाद से जो व्यक्ति इस आंदोलन को लीड कर रहा है उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। यह सवाल एनडीए ने पूछा है। एक बैटल है एनडीए के अंदर पूछी गई बैटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल 1857 की क्रांति की। आप सब बैटल ऑफ चिनहट के बारे में जानते हैं? जानते हैं बैटल ऑफ चिनहट के बारे में? एनडीए का सवाल है पीवाईक्यू का। इस बैटल के अंदर आप सोचो, इस भाई साहब को है ना, हम अगर हेनरी लॉरेंस इस आदमी का नाम था, अंग्रेजों का बड़ा बड़ा कमांडर बनता था। इस बैटल में इन्होंने इसको डिफीट कर दिया है। हाँ जी, अवध के अंदर ये बैटल होती है। बैटल ऑफ चिनहट से एग्जैक्टली एनडीए ने सवाल पूछा है। बैटल याद रखिएगा, बैटल ऑफ चिनहट से एग्जैक्टली एनडीए ने सवाल पूछा। मैं क्लियरली बता देता हूं, एक जगह पर और मैंने इसको करवा दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। दैट इज द बैटल ऑफ चिनहट। याद रखना कब हुई? 30 जून 1857 को हुई है ये, और इसमें विद्रोहियों की जीत हो गई थी। हारा कौन साहब? हेनरी लॉरेंस हार गया था। इधर कौन है? बरकत अहमद लीडर है। यो याद रखिएगा। तो हेनरी लॉरेंस इसमें आ रहा और यहां पर हमारी जीत हुई थी। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल है। एनडीए ने सवाल पूछा इसको लेकर, तो बहुत बेसिक सी बात है, याद रहेगी कि भूल जाओगे। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। झांसी में कौन लीड कर रहा है? झांसी की रानी। अब जानते हैं इनके बारे में? झांसी की रानी के बारे में कौन नहीं जानता? हम सब जानते हैं झांसी की रानी के बारे में। देखिए याद रखिएगा, इनका नाम बचपन में क्या है? इनका नाम, इनको मनु, इनको छबीली के नाम से भी जाना जाता है। इनके पति का क्या नाम है? पति का नाम था राजा गंगाधर राव। अब इनका बेटा नहीं, इनका अडॉप्टेड सन है।
तो इनके झांसी को छीन लिया जाता है, छीनने की कोशिश की जाती शुरुआत में। तो इनके बेटे का नाम है दामोदर। अब सीधी बात है साहब, ये अंग्रेजों से लोहा ले गया। अब किसने इनके साथ लड़ाई लड़ी थी? किस अंग्रेज ने इनके साथ लड़ाई लड़ी बताइए? जिसने कहा था कि साहब पूरे लोगों में मुझे एक ही मर्द दिखी थी, बताइए किस अंग्रेज ने इनके बारे में बात कही थी? किस लड़ाई में मुझे केवल एक ही मर्द मिला, किसने कहा था? देखो सवाल है एनडीए का, हु सेड दिस अबाउट रानी लक्ष्मीबाई? हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। विद्रोहियों के बीच केवल एक मर्द था, ये बात कही थी कैप्टन हीरोज ने। ये सवाल है आपके एनडीए का। और झांसी की रानी के बारे में अलग से एक चैप्टर है, वो मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, उनके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा ना, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी नहीं, आगे बात करनी है अपने को इनके बारे में, उसमें डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। कैसे, जिसे कहा जाता है ना कि सिंधिया ने इनको धोखा दिया था, सुना है इसके बारे में? जो ग्वालियर की सिंधिया है, उन्होंने झांसी की रानी को धोखा दिया था, सुना है इस बारे में? इस बात को कितने बच्चे जानते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया ने झांसी की रानी को धोखा दिया था, ऐसा कहा जाता है। सुना होगा आपने बहुत बार इस चीज के बारे में। अब धोखा दिया था कि नहीं दिया था, सच्चाई जानेंगे अपन कि वास्तविकता के अंदर क्या चीजें हुई थी। हम बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, चिंता मत करना, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इसको लेकर, है ना, तो याद रखिएगा। ओके, एक महिला का नाम और आता, झलकारी बाई। झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही दिखती थी। तो क्या होता है कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के पीछे थे, तो झलकारी बाई बोलती नहीं, मैं रानी जी आप इधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, बिकॉज उनकी जैसी दिखती थी, तो अंग्रेज उनके पीछे चले जाते, तो झलकारी बाई अपने आप को मार के खत्म कर लेती है। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करना, डिटेल में पढ़ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो चिंता मत करना। ओके, अब एक एरिया और है जिसके बारे में लोग जानते हैं कि नहीं, आपने बागपत के बारे में सुना है? बागपत कहां पर है? बागपत हरियाणा में है। बागपत के अंदर एक बहुत बड़े नेता है जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं, बागपत के लोग भी नहीं जानते कई बार इनके बारे में। इनका नाम था शाहमल। कितने बच्चे इनके बारे में जानते हैं? बागपत में गांव है बरूद करके गांव है ना। अब बागपत उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा ना, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। उस टाइम तो बड़ा था काफी, उस टाइम पर इधर ले लिया जाता था, दैट इज उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने हरियाणा बोल दिया ना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें क्या थी, याद रखिएगा। अब देखो क्या होता है, ये अकेले आदमी थे जो 1857 के अंदर अपने गांव से अंग्रेजों को निकालने में सफल रहे थे। अपने गांव से अंग्रेजों को निकाल दिया इन्होंने, अपने पूरे गांव से अंग्रेजों को निकाल दिया इन्होंने। हाँ जी, अपने गांव से अंग्रेज निकाल चुके थे। मतलब ये था कि इन्होंने अपने खुद के गांव को फ्री डिक्लेयर कर लिया था। अपने गांव को फ्री डिक्लेयर कर लिया इन्होंने, अपने गांव को फ्री डिक्लेयर कर लिया इन्होंने कि भैया मेरा गांव फ्री है, मेरे गांव के अंदर कोई अंग्रेज नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने पता है क्या किया इनके साथ? इनका सर काटा और इनके घर के सामने खड़ा कर दिया था। इनका सर काट के इनके घर की दीवार पे खड़ा लगा दिया था, डिस्प्ले किया इनके सर को। सोचो, इनके सर को डिस्प्ले किया पब्लिकली, ताकि लोग डर जाएं कि अंग्रेज क्या कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने जिस तरह की चीजें करी ना, शायद आप सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते आप, सोचिए चीजें यहां पर अंग्रेजों ने करी। सर काट के इनके सर घर के सामने खड़ा कर दिया, दीवार पे घर की, कि देखो ये है आदमी, सर काटा यहां खड़ा कर दिया दीवार के ऊपर, लोग देख रहे हैं आके जाके। इनके साथ किया ये, देखो बहुत सारी चीजें करी अंग्रेजों ने जो अंग्रेज बताते नहीं। तो कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। अब अंग्रेजों ने चीजें करना शुरू करी। अब अंग्रेजों का शुरुआत कैसे होती है, देखो सबसे पहले कौन आएगा? जॉन निकलसन को भेजेंगे। ये बड़ा खतरनाक आदमी, इसको भेजेंगे, बोले भैया सबसे पहले जाओ और जाके कैप्चर करो दिल्ली। दिल्ली भाई साहब जाएंगे, दिल्ली गए, दिल्ली में तो भाई साहब ये बैठे शाह बहादुर शाह सेकंड, इनको पकड़ेंगे, बोले भैया क्या कर रहे हो तुम, आपको क्या जरूरत है आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करने की। अब इनको पकड़ के जेल में डालेंगे, और जेल में तो नहीं डालेंगे बिकॉज इतने एजेड है, इनको भेज दिया जाएगा रंगून, म्यांमार। तो याद रखना, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, एग्जाइल के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद हमने ऑलरेडी बात करी इनके बारे में, कॉलिन कैम्पबेल, ये कैप्चर कर लेंगे कानपुर को। कानपुर में जो थे हमारे नाना साहब, ये भी भाग जाएंगे, ये भी डिफीट होकर नेपाल भाग जाएंगे ये भी। और डिफीट कौन करेगा इनको? सर कॉलिन कैम्पबेल। देखो वेपन इनके पास अच्छे, कम्युनिकेशन बढ़िया इनके पास, आंदोलन बड़ी गंदे तरीके से दबाया इन्होंने। अब एक चीज अगर मैं क्लियरली बताऊं, तो इस आंदोलन को जब दबाया ना इन्होंने, तो एक ऑपरेशन चलाया, इस ऑपरेशन का नाम था द डेविल्स विंड। इस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा की तरह यूज क्या किया, वो कानपुर वाली घटना, और एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था द डेविल्स विंड, मतलब शैतान की हवा। इसमें केवल एक चीज थी कि वी हैव नो प्रिजनर पॉलिसी, जिसको दिख रहा है उसको मार दो। और मारना भी कैसे पता है? तोप के सामने, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दो। ये है तोप के मुंह पे बांधा और उसको उड़ा दिया, शरीर फाड़ दिए जाते थे। ये काम किया इन्होंने, ये चीज नोट करना, बहुत खतरनाक काम किया इन्होंने। सोचो कितना खतरनाक काम किया। और इतना ही नहीं किया, आप शायद बिलीव नहीं करोगे, ये जो बहादुर शाह है ना, उसके बेटों को मार दिया ऐसे। बहादुर शाह के खुद के सगे बेटों को ऐसे तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया था, बिकॉज दिल्ली के अंदर वो लीड कर रहे थे।
नो प्रिजनर पॉलिसी, डेविल्स विंड, शैतान की हवा, ये काम किया इन लोगों ने, बड़ा खतरनाक काम किया भैया, बड़े लोग ही ऐसे थे यार, क्या कर सकते हैं इनके बारे में। उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं कहीं जगह पर लोगों ने लीड करा। फॉर एग्जांपल की बात, ये स्लाइड याद रखना, इसमें ना मैच द कॉलम में सवाल आते हैं स्लाइड से। फॉर एग्जांपल की बात करें, श्यामल बागपत में लीड कर रहे थे, कदम सिंह जी मेरठ के अंदर लीड कर रहे हैं, देवी सिंह जी मथुरा के अंदर थे, अजमुल्ला खां फतेहपुर के अंदर है, लियाकत अली इलाहाबाद के अंदर। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में लियाकत अली, मथुरा में देवी सिंह जी, सवाल पूछा है एनडीए ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मेरठ में कदम सिंह जी, फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद उल्ला जी, बरेली में खान बहादुर खान जी, हरियाणा में राव तुलाराम जी, बंदा के अंदर नवाब अली बहादुर है, और आवा राजस्थान के अंदर ओवा जगह है वहां पर थे कौशल सिंह, जिन्हें कुशल सिंह जी भी कहा जाता है। ये स्लाइड तुम्हारे पूरे क्लास की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको रट के चले जाना, सवाल यहां से आ सकता है। अब क्या करूं बेटा, रटना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और इस पूरी क्रांति को हम फिर हार गए। हाँ जी, हार गए, इस वॉर को हार गए। देखो सीधी बात है, हार ही जाएंगे ना, इतने खतरनाक तरीके से लोग जब कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और फिर क्या है, 1859 तक तो पूरा खत्म कर दिया था हमको। अब सवाल मेरा आपसे है, कुछ बेसिक सवाल आते हैं, अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा मुझे बताओ, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, हम फेल क्यों हुए, हम हार क्यों गए? 1857 की क्रांति एक फेल रिबेलियन है क्यों, बताइए मुझे, क्यों हम हार गए? एक ही सवाल आता है ना, याद रखना, हम फेल हो गए थे, क्यों फेल हुए, रीजन क्या है बेटा, बताओ जरा, हम फेल क्यों हुए, इस रीजन को बताइए मुझे कि व्हाई वी हैव फेल्ड, बताइए क्यों हम फेल हो गए। इतना बड़ा आंदोलन हमने करा, लोग इतने सारे हमारे आंदोलन के अंदर है, ये चीजें हमारे देश के अंदर हो रही है, देन व्हाई वी हैव फेल्ड, हम क्या चीज हम नहीं कर पा रहे, हम हार कहां गए? हार तो गए, देखो बेटा सीधी बात ही, हार हम गए थे, सीधी बात है, मैंने कहा कि जब हारना कोई बहुत ऐसा नहीं था, हार हम गए, पर हारे हम क्यों? रीजन क्या, हारने का रीजन क्या था हमारा? वाई वी हैव फेल्ड, रीजन क्या है? अगर कोई आदमी जीत रहा है तो रीजन है, फेल हो रहा है तो भी एक रीजन होना जरूरी होता है। वाई वी हैव फेल्ड, क्यों हम हारे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात है, देखो पहला रीजन जो है हम सब जानते हैं, वी आर नॉट यूनाइटेड, हमारे अंदर यूनिटी है ही नहीं ना। यूनिटी कहां है हमारे अंदर, देखो यूनिटी कहां है हमारे अंदर। कोई बोल रहा है कि नहीं आप ये करो, कोई बोल रहा है कि नहीं आप ये करो, कोई आंदोलन ये नहीं कर रहा, कोई नहीं कर, कई सारे राजा महाराजा साथ ही नहीं दे रहे, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने साथ ही नहीं दिया। तो जो पहला रीजन है वो थी यूनिटी। दूसरे रीजन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज वेपन। हमारे पास ढंग के हथियार ही नहीं है भाई, बंदूक है, गोली नहीं है हमारे पास। वो अंग्रेज सरकार है, कितने हथियार उनके पास है, हमारे पास वेपन ही नहीं थे। अरे पुराने हथियार से कैसे लड़ोगे आप, बताओ, लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। तो मेजर दूसरा जो रीजन माना जाता है, दैट वाज द वेपन, कि वेपन हमारे पास बिल्कुल भी ढंग के नहीं है। हमने अंग्रेजों को भगा तो दिया उस जगह से, पर जब अंग्रेज वापस लौट के आए ना, तो हम लोग थे ही नहीं वहां पे, हमारे पास हथियार ही नहीं, हम टिक ही नहीं पा रहे। कानपुर के अंदर आप देख लीजिएगा, आरा के अंदर आप देख लीजिएगा, हम टिक ही नहीं पा रहे, बड़ा खतरनाक मामला यहां पर हो जाता है। तीसरी बात अगर हम बात करें, हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई साधन ही नहीं है। क्या नहीं है? कम्युनिकेशन का कोई साधन हमारे पास है ही नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा मतलब है भाई कि अगर इधर आंदोलन चल रहा है तो किसी और राज्य को पता तक नहीं चल रहा है। बिहार में आंदोलन है, यूपी को पता ही नहीं कि आंदोलन चल भी रहा है। अरे कैसे पता लगेगा? कम्युनिकेट ही नहीं हो रही ना चीजें, पेपर नहीं है, फोन नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, कहां से आप लेकर आओगे? उसके बाद आप देखोगे देयर इज नो लीडर, लीडर ही नहीं है भैया हमारे पास। अरे आपने जिनको लीडर माना है, मुगल बादशाह से लोग ऐसे ही चिढ़ते हैं, उसको लीडर मान के कौन उत्साहित हो जाएगा? वी हैव नो लीडर, हमारे पास लीडर ही नहीं, कोई लीडर नहीं हमारे पास। तीसरी बात अगर मैं क्लियरली यहां पर बात करूं तो देखो, कुछ देश के गद्दार भी हैं, हमारे देश के कुछ लोगों ने हमारे इस आंदोलन के अंदर साथ दिया ही नहीं। लिमिटेड है रिसोर्सेस हमारे पास, एरिया बड़ा लिमिटेड है, लोग ही साथ नहीं दे रहे हमारे, तो आप क्या कर लोगे, कैसे जीत जाओगे? तो मेजर रीजन यहां पर आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और यहां पर मैंने लिखे भी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आप देखो लिमिटेड एरिया हमारे पास है ना। उसके बाद कई सारे लोग लॉयल रहे, किसके लिए? अंग्रेज सरकार के लॉयर है। बड़े जमींदार ने बोला नहीं साहब हम इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मिडिल क्लास जो पढ़े लिखे थोड़े लोग थे, उन्होंने अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया। हमारे पास वेपन बड़े पुअर क्वालिटी के यहां पर। इसके अलावा अगर मेजर रीजंस के बारे में बात की जाए, कोई यूनिटी हमारे पास है नहीं, कोई फंड पैसा वैसा हमारे पास है नहीं, कम्युनिकेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। आप देखिएगा यहां पर कि साहब हमारे पास कुछ भी नहीं, ब्रिटिशर्स के पास बढ़िया प्लानिंग है इनके पास,
उनके पास लीडर है, उनके पास बढ़िया पैसा है, उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे यहां पर ना प्रिंसली स्टेट्स ने सपोर्ट किया, ना ज्यादा राजा महाराजाओं ने सपोर्ट किया। अब कहां से आप आंदोलन को जीत पाओगे? जितना पॉसिबल है क्या इस तरीके से? बताओ। कल का बेटा मेरे को पता नहीं जयेश कल हॉलिडे की नहीं, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो हम यूनाइटेड ही नहीं ना। अब देखो एक रीजन मैं आपको बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी में 80% सोल्जर्स इंडियन है। कितने सोल्जर्स इंडियन है बेटा? 87%। 87% सोल्जर्स इंडियन है ईस्ट इंडिया कंपनी में। केवल 13% सोल्जर्स गोरे हैं। मेरे को बताओ, अगर ये सब के सब भी इनके विरोध में आ जाते तो इन 13% को मारना कितनी आसान बात है हमारे लिए? कितनी आसान है, आप खुद सोचिए ना। अरे 87% सोल्जर्स इंडियन है ईस्ट इंडिया कंपनी में, 13% विदेश के हैं, खाली 13%। और 87% में से केवल तकरीबन आप देखोगे केवल 2% ने विद्रोह किया, बाकी ने विद्रोह करने से मना कर दिया। बोले हमारी रोटी चल रही है ना, हमारे घर खाना आ रहा है, हमको क्या करना। मतलब वो अंदर से आग है ही नहीं कि हमको आजाद होना है, कोई आग अंदर नहीं है। 2-3% लड़ रहे हैं खाली। और हमारे इंग्लिश सोल्जर्स से ज्यादा उन लोगों ने हमारे देश के अंदर क्रांतिकारियों को मारा है। तो एक चीज याद रखना कि हमारा देश है ना, हमारे लोगों के कारण ही ज्यादा परेशान रहे। बाहर के आदमी की जरूरत पड़ती नहीं थी हमारे देश में, हमारे देश के लोग ही हमारे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, है ना। आज भी ये चीजें हैं। आप देखिए, अपने आप से सवाल कीजिएगा कि बाहर का आदमी तो बाद में आएगा, हमारे देश के लोग ही साथ नहीं देते आंदोलन के अंदर। तो दीज आर द रीजन। समझ में आ गए? देखो कितना मारा कर्नल कैम्पबेल ने, भैया नाना साहब को मारा, है ना। मारा इन द सेंस की डिफीट कर दिया, नेपाल भाग गया, बता दिया था मैंने। बड़े आंदोलन हुए साहब, है ना। डेविल्स विंड मैंने कहा कि बड़ी खतरनाक लड़ाइयां लड़ी है हम लोगों ने, कई सारे चीजें हुई हैं ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं देश के अंदर। इसको समझना जानना आप सबके लिए जरूरी होता है। तो याद रखना, ये आंदोलन था, अच्छा आंदोलन था, बट इट वॉज फेल हो गया। रीजन क्या था हमने बात करी, है ना, याद रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया। लखनऊ को कैद कर लिया, कर्नल कैम्पबेल था, जनरल कोरम था, तो बड़ा खतरनाक हुआ। 1859 जैसा कि मैंने बताया कि पूरी तरीके से आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है ना, याद रखिएगा। और पूरे भारत में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, नॉर्थ के अंदर बेसिकली। हाँ जी, पूरे नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के द्वारा इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी थी। मतलब नहीं, फेल हो गया यार, बड़ा फेल हो गया था, है ना। चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। मैंने बहुत डिटेल में गया हूं मैं, और अननेसेसरी बहुत चीजें मैंने बताई नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा। हम हिंदुस्तानी सबसे पहले चीज याद रखिएगा, बाकी चीजें बाद में, पर सबसे पहले हम भारतीय याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, अब याद रखना एक चीज मैं बताऊं, अगली क्लास में तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, तो रेडी रहना टेस्ट के लिए। मतलब फाइनल टेस्ट होगा ही होगा हमने, और टेस्ट केवल मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। 1857 की क्रांति तक जितना भी पढ़ा है सभी का टेस्ट लेने वाला हूं, तो रेडी कर लेना अपने आप को टेस्ट के लिए। 1857 की क्रांति भी आएगी, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट होगा आपका, तो याद रखना। क्लियर? इसलिए आज मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, नहीं तो फिर मैं टेस्ट में क्या क्वेश्चन लूंगा, फिर तो तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखो अपना।